हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो अपना बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल पर और अपन इसी मिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज अपनी क्लास है करीबन 8-9 नंबर की क्लास हो चुकी है और कल का जो ब्रेक लग गया था इसके लिए सॉरी। अच्छा, और आपको जनरेटर चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर की पूरी क्लास यानी कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कौन सी प्लेलिस्ट? टेक्निकल पर भर्ती 2022 के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ये जनरेटर चैप्टर की पूरी क्लासेज मिल जाएंगी। साथ ही साथ में आपको अगर बाकी कोई भी अगर लाइनमैन पिछली बार जो बिजली विभाग का पेपर आया था 2018 के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्रैक्टिकल की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, डेली कोई भी न्यूज़ है भर्ती से रिलेटेड है वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपना आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और साथ साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे क्या है कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस आपको तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। उसके बाद में आपको जो भी क्लास है आपको मिलती रहेंगी, आपको तो बस पढ़ता रहना है। अगर आप कोई भी ITI कर रहा हो वर्तमान में, या आपने ITI में एडमिशन लिया है, या कोई कंपटीशन तैयार कर रहा है, यानी कि सबसे रिलेटेड सिस्टम है अपना। ठीक है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, अपन फ्री पढ़ाते हैं यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सारा सिस्टम अपना ही है। अच्छा, दूसरी बात में जो पिछली अब जो लाइनमैन का भर्ती का जो पेपर है टेक्निकल हेल्पर का, वो अपने जो फोरम है 28 तारीख लास्ट डेट निकल चुकी है, यानी कि फोरम कंप्लीट डेट सिस्टम हो गया, यानी कि जिसने फॉर्म भरना था वो भर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा एक, है ना, आज बनाऊंगा शाम तक, चल ठीक है। तो जिसने भी फॉर्म भर दिया है सब कुछ कोई क्लियर हो गया 28 तारीख तक। अब बस पढ़ना है और पेपर की तैयारी करनी है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि पेपर का सिस्टम से हिसाब से अपन को फर्स्ट पेपर है प्री का, उसकी क्या करनी है, अपन को तैयारी करनी है और उसी हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका है जनरेटर चैप्टर। जनरेटर चैप्टर में अपनी इसको आप ITI वाला बंदा भी देख सकता है आराम से। ये नहीं है कि सिर्फ लाइनमैन के लिए पेपर क्लास बनाई है, नहीं है, कोई भी आप देख सकते हैं इसको। साथ ही साथ में अपने जो चैप्टर चल रहा है जनरेटर के अंदर, उसके अंदर क्या है, अपने जो हानियाँ चल रही हैं, अपन ने कॉपर लॉस पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली अपन ने कौन सी भंबरधारा हानि, यानी कि जो आयरन लॉस के अंदर आती है वो भी पढ़ ली है। और आज तीसरी है हिस्टेरिसिस हानि। कौन सी हानि? हिस्टेरिसिस हानि। वो क्या है? आयरन लॉस की हानि है, यानी कि आयरन लॉस हानि होती है। कौन सी हानि? आयरन हानि। आयरन हानि है ना, ये आपको दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो है भंबरधारा और दूसरी है हिस्टेरिसिस। कौन सी? हिस्टेरिसिस। यानी कि हिस्टेरिसिस हानि को हम बोलते हैं क्या? चुंबकन हानि। क्या उनसे हानि? चुंबकन हानि, या आप सेथल हानि बोल सकते हैं, सेथल हानि। यानी कि हिस्टेरिसिस हानि को आप चुंबकन हानि बोल सकते हैं, ये सेथल हानि बोल सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों, जो भंबरधारा हानि थी वो किस में थी? वो कोर में थी। यानी कि अपन आयरन हानि पढ़ रहे हैं तो आयरन हानि ये भी किस में होगी? कोर के अंदर होगी। कोर जिसमें क्या की जाती है? बैंडिंग की जाती है। वो कोर के अंदर कौन सी हानि होगी? चुंबकन हानि, और दूसरी भंबरधारा हानि। ठीक है, अब ये चुंबकन हानि है, ये किस में है? कोर में है। अब कोर में देखो, अपने पिछली क्लास में पढ़ा था भंबरधारा हानि। वो क्या हो रहा है? कोर गर्म हो रही थी तो हीट के रूप में एनर्जी नष्ट हो रही थी, उसके कारण वो हानि हो रही थी, उसको भंबरधारा हानि कहते हैं। लेकिन ये सेथल हानि क्या होती है? सेथल हानि ये होती है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा एक क्या है? आर्मेचर है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जनरेटर चैप्टर। ये क्या है दोस्तों? अपना एक आर्मेचर है। इसमें क्या की हुई है? इस प्रकार के खांचे कटे हुए हैं और जिसमें क्या की हुई है? बैंडिंग की हुई है। और ये क्या कर रहा है? अपने चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। अब ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूम रहा है, तो इसमें क्या है? बैंडिंग हुई है और EMF उत्पन्न हो रहा है। EMF उत्पन्न हो रहा है तो दोस्तों कौन सा उत्पन्न हो रहा है? AC। कौन सा? AC। ये जो यहाँ पर जो EMF उत्पन्न हो रहा है वो कौन सी प्रवृत्ति का है? AC प्रवृत्ति का। अब दोस्तों, ये जो चुंबकन हानि होती है, नाम से ही पता लग रहा है चुंबकन हानि, यानी कि हिस्टेरिसिस हानि। चुंबकन हानि क्या होती है? जब ये कोर क्या है, कोर में देखो AC सप्लाई किस प्रकार चलती है, क्योंकि इस कोर के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? AC उत्पन्न हो रहा है। और इस कोर में क्या उत्पन्न हो रहा है? AC। और AC किस प्रकार चलती है? इस प्रकार से चलती है ना, AC इस प्रकार से। अब दोस्तों, ये चुंबकन हानि है, तो ये क्या हो रहा है? देखो, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, यानी कि कभी तो चुंबक बनता है और कभी चुंबक नहीं बनता।
यानी कि चुंबकन हानि किसे कहते हैं? कभी कोर में कभी तो चुंबक बनता है, कभी विचुंबकित। यानी कि कोर कभी तो क्या होती है? चुंबकित होती है, और कभी क्या होती है? विचुंबकित होती है। इससे जो हानि नष्ट होती है, ऊर्जा नष्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। यानी कि कभी तो कोर क्या बन रही है? चुंबक बन रही है, और कभी क्या हो रही है? विचुंबकित हो रही है। कभी चुंबक बन रही है, कभी विचुंबकित हो रही है, कभी चुंबक बन रही है, कभी विचुंबक। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, उस हानि को हम क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस हानि। यानी कि इस प्रकृति के कारण इस प्रवृत्ति हो रही है प्लस माइनस की, यानी कि कभी चुंबक बन रहा है, कभी नहीं बन रहा, जिसके कारण क्या हो रही है? कोर में हीट मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इससे क्या है? एनर्जी नष्ट हो रही है। कभी तो चुंबक बनेगा, कभी चुंबक नहीं बनेगा। इसके कारण जो हानि हो रही है, उसे हम बोलते हैं क्या? हिस्टैरिसीस हानि। क्लियर दोस्तों? क्लियर? अब यह हानि हो रही है, तो हानि तो हमको कम करनी पड़ेगी ना। अपन भंबातरा हानि को कम करने के लिए क्या कर रहे थे? उसमें 4% सॉरी, उसको क्या कर रहे थे? कोर को पतलित कर रहे थे, यानी कि पतली पत्तियां बना रहे थे कोर की। किस हानि को कम करने के लिए? एडी करंट हानि को कम करने के लिए। जबकि हम हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4% किसकी मात्रा बनाएंगे? सिलिकॉन की। किसकी मात्रा? सिलिकॉन की। यानी कि कोर किसकी बनी होती है? कोर बनी होती है स्टील की, जिसमें हम क्या मिला देते हैं? सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं। किसकी मात्रा? सिलिकॉन की मात्रा। और जिस सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से ये कोर क्या होता है? कोर किसकी बन गई? अब हमारी कोर बनती है, किसकी बनती है? सिलिकॉन स्टील की। किसकी? सिलिकॉन स्टील की। यानी कि किसकी बनती है? सिलिकॉन स्टील। तो क्वेश्चन आता है कि कोर किसकी बनी होती है? तो व्यक्ति बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। पहले तो स्टील की है, लेकिन उसमें हम इस कौन सी हानि को? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें 4% सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं। 4% सिलिकॉन की मात्रा मिला देंगे तो कौन सी कब बन जाएगा? सिलिकॉन स्टील। इससे क्या होगा? हमारी जो बंबातरा हानि है, सॉरी हिस्टैरिसीस हानि है, उसको कुछ समय तक कम किया जा सकता है। यानी कि 4% क्यों मिलाया जाता है? अगर आपने ज़्यादा मिला दिया तो इसकी जो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, यानी कि घूमने वाला भाग है, और ये घूमेगा तो टूट भी सकता है। बिल्कुल मुलायम, मतलब इस प्रकार का वो हो जाएगा, कठोर, मतलब चूर्ण, हल्का सा झटका लगा टूट जाएगा। इसलिए ज़्यादा मात्रा नहीं मिलाते इसकी, कम मिलाते हैं 4%। ठीक है दोस्तों? क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन। और सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से इस हानि को हम कम कर सकते हैं। कर सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या चीज़ मिलाते हैं? तो मिलाते हैं 4% सिलिकॉन की मात्रा। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? तो 4% सिलिकॉन स्टील की। ठीक है? उसके बाद में हिस्टैरिसीस हानि की परिभाषा क्या है? कोर में कभी तो चुंबक बनता है, कभी विचुंबकित होता है। जो हानि इससे नष्ट होती है वही हानि हिस्टैरिसीस हानि है। उसके बाद में ये किसके अंदर होती है? कोर के अंदर होती है। ठीक है? क्लियर दोस्तों? इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है किसका? हिस्टैरिसीस हानि का। हिस्टैरिसीस हानि का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है WH बराबर नीटा बी मैक्सिमम 1.6 इंटू F इंटू बी। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि WH नीटा बी मैक्सिमम की घात 1.6 इंटू F इंटू बी। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों? किसका? हिस्टैरिसीस हानि का। अब WH का मतलब क्या है? WH का मतलब है हिस्टैरिसीस हानि। ठीक है दोस्तों? नीटा क्या है? नीटा है हिस्टैरिसीस गुणांक। हिस्टैरिसीस गुणांक। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे तो इसका गुणांक का मान आपको देगा। हिस्टैरिसीस का है गुणांक है, यानी कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हिस्टैरिसीस गुणांक का क्या देगा? मान देगा। इसके बाद में क्या है? बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब क्या है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व।
यानी कि ये क्या है, बी मैक्सिमम, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसका मात्रा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगला क्या है, एफ। एफ क्या है, आवृत्ति, यानी कौन सी आवृत्ति, सप्लाई आवृत्ति। और बी क्या है, कोर का, कोर मतलब आर्मेचर का आयतन, आर्मेचर का आयतन। ठीक है दोस्तों, आयतन। इससे आता है क्वेश्चन, देखो ये दो पूछता है, ये बी क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, वोल्टेज। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि इस फॉर्मूले को देगा और जो हिस्ट्रेस आई है उसके अंदर बी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आने से स्टूडेंट क्या लगाते हैं, बी का मतलब वोल्टेज। बी का मतलब क्या लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, जबकि यहां पर बी का मतलब वोल्टेज नहीं होता। बी का मतलब क्या होता है, कोर का आयतन या वेग, किस गति से वेग, वो कोर का आयतन है यहां पर, समझ रहे हो। जबकि ये बी का मतलब वोल्टेज नहीं होता। एन एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और बी मैक्सिमम की घात कितनी है, 1.6, और नीटा का मान देगा आपको गुणांक, यानी कि नीटा क्या है, हिस्टेरेसिस गुणांक। अब हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं कि हिस्टेरेसिस गुणांक का मान को हम कम कर देते हैं तो इसका मान भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि हिस्टेरेसिस गुणांक को सुना जाता है कि WH को कम करने के लिए, यानी कि जो हिस्टेरेसिस हानि है उसको कम करने के लिए हिस्टेरेसिस गुणांक का मान अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। तो यानी कि निम्न होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तब जाके इसके मान को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि ये क्या है, समानुपाती हैं, इसके मान को कम कर सकते हैं और हम इसके मान को कम कर सकते हैं। उसके बाद में एफ के मान को कम करेंगे तब भी हम WH का मान कम कर सकते हैं, और बी का मान कम होगा तब भी WH का मान भी कम होगा। और हम क्या सोचते हैं कि कम, हमसे हमेशा हानि का मान कम से कम होना चाहिए, हानि का मान कम से कम होना चाहिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला से सवाल आएगा तो बी का मान आएगा, एफ का मान आएगा, बी मैक्सिमम का मान आएगा और नीटा का मान आएगा, यानी कि चारों का मान दे करके आपको इस फॉर्मूले में जमाना है और इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसका मान दे सकता है आपको, इसका मान दे सकता है, बोल देगा फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ाने पर WH का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, यानी कि किसके समानुपाती, मतलब समानुपाती बढ़ेगा, वर्ग नहीं है यहाँ पर। जबकि बमबरदार आने में क्या होता था, वर्ग, घात लग दी दोगी, जबकि यहाँ पर कोई घात नहीं है। अब देखो दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि का मान होता है, क्वेश्चन ये आता है, हिस्टेरेसिस हानि का मान होता है किसके, आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती। दूसरा है आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के विलोमानुपाती, आवृत्ति के विलोमानुपाती। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। यानी कि आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के विलोमानुपाती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आवृत्ति के समानुपाती, क्योंकि ये किसके समानुपाती है, आवृत्ति के समानुपाती, क्योंकि यहां पर कोई वर्ग नहीं है। वर्ग किसमें था, हिस्टेरेसिस हानि में वर्ग था, सॉरी बमबरदार हानि है उसके अंदर क्या था, वर्ग था, जबकि हिस्टेरेसिस हानि में इसका कोई वर्ग नहीं है। देखो यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, ये फॉर्मूले से सवाल बना हुआ है। क्लियर दोस्तों, बढ़ा दूं मैं इसको, ठीक है ना, क्लियर है सबको, इस सबको नोट डाउन करना है आपको। अब अपन इससे जो क्वेश्चन थे वो सारे अपन क्लियर करें, लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें, और ये दोनों जो अपनी हानि है, कॉपर लॉस और हिस्टेरेसिस, मतलब जो आयरन लॉस है, ये दोनों हानि से एक क्वेश्चन बनता है। वो किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, वो इस प्रकार का है, यानी कि जो अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर हानि, कॉपर हानि दिख तो रहा है ना, एक मिनट, कॉपर हानि होती है, कॉपर हानि होती है, कॉपर हानि होती है, क्वेश्चन ये आता है। तो ऑप्शन ए स्थिर हानि, ऑप्शन बी अस्थिर हानि, ऑप्शन सी
शून्य, ऑप्शन डी अनंत। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो हिस्टेरेसिस हानि का, कॉपर हानि का मान है वो क्या होता है, तो स्थिर होता है, अस्थिर होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों देखो, हिस्टेरेसिस हानि जो कॉपर हानि है, ये किसके अंदर होता है, ये बाइंडिंग के अंदर होती है। और कब होती है, जब बाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी। अधिक मान की धारा प्रवाहित कब होगी, जब उस पर लोड लगा होगा, और लोड लगा होगा तो अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, और अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी तो हानि का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर लोड नहीं है कोई चीज पर, और लोड नहीं है तो हानि का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर शून्य लोड है, कौन सा लोड है, शून्य लोड है, तो हानि का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि उस पर कोई लोड नहीं है तो कॉपर गर्म नहीं होगा। कॉपर गर्म नहीं होगा तो हानि का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जबकि ये पूछ रहा है कॉपर हानि का मान होगा, कॉपर हानि का मान होगा स्थिर हानि, अस्थिर हानि, शून्य हानि, अनंत हानि। यानी कॉपर हानि होती है तो क्या होती है, अस्थिर हानि। इसका राइट आंसर क्या होगा, अस्थिर हानि, क्योंकि यह लोड के साथ परिवर्तित हानि होती है। यह है लोड के साथ परिवर्तित हानि, यानी कि लोड के साथ क्या होती है, यह परिवर्तित होती है। कौन सी हानि, कॉपर हानि। जैसे लोड बढ़ा जाओगे ऐसे इसकी मान क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिस प्रकार देखो आपने इसका सूत्र पढ़ा था BL बराबर I²R, यानी कि इस पर लोड का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो इसकी हानि का मान भी बढ़ेगा। यानी कि यह क्या है, लोड के साथ परिवर्तित हानि है। जबकि क्वेश्चन यह आता है कि आयरन हानि होती है, तो ऑप्शन ए है स्थिर हानि, बी अस्थिर हानि, ऑप्शन सी शून्य हानि, ऑप्शन डी अनंत हानि। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आयरन हानि का मान होता है स्थिर हानि, अस्थिर हानि, शून्य हानि, अनंत हानि। यानी कि दोस्तों आयरन हानि होती है, स्थिर होती है, अस्थिर होती है, ये शून्य होती है, ये अनंत होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर हो, मशीन हो, कोई कुछ भी जनरेटर हो, तो आयरन हानि का मान क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। आयरन हानि अगर आप लोड बढ़ाएंगे, लोड नहीं बढ़ा रहे, धारा कुछ भी, आयरन हानि का मान हमेशा फिक्स मिलेगा। अगर 200 वाट दिया हुआ है तो लोड आप आधा कर दो या 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, तब भी इसका मान 200 ही रहेगा। अगर आपके जनरेटर पर या आपके ट्रांसफार्मर पर लोड का मान अगर फिक्स है तब भी 200 रहेगा, और लोड का मान 0 कर दिया तब भी 200 वाट रहेगी, लोड का मान अनंत कर दिया तब भी 200 वाट रहेगी। यानी कि जो आयरन हानि का मान है वो क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। जबकि कॉपर हानि का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्लियर दोस्तों। यानी कि कॉपर हानि क्या होती है, परिवर्तित हानि होती है, जबकि आयरन हानि हमेशा क्या होती है, स्थिर हानि होती है। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन वहां से बनते हैं। सब कुछ क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है इससे। वो क्वेश्चन क्या है, हानियों से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट, यहां से कोई बाहर नहीं आएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हानियों का मान होना चाहिए। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हानि का मान होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमको क्या करनी है, अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है। अधिकतम मतलब उच्च, हाई दक्षता प्राप्त करेंगे। मशीन हो, जनरेटर हो, कुछ भी हो, या ट्रांसफार्मर हो, अगर हमें अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नहीं देता है अपन, ऐसे करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हानियों का मान क्या होना चाहिए, तो कॉपर हानि बराबर आयरन हानि। आयरन हानि यानी कि कॉपर हानि का मान और आयरन हानि का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का मान बराबर है, जैसे इसका मान 200 वाट है और इसका मान भी 200 वाट है,
तब हमारी क्या होगी, मोटर मशीन ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर काम करेगी। और हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिकतम दक्षता चाहिए। अधिकतम दक्षता कब काम करेगी, जब कॉपर हानि का मान और आर हानि का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से भी आ सकता है, कॉपर के स्थान पर क्या आ सकता है, अस्थिर हानि, अस्थिर भी आ सकता है। और आयरन के स्थान पर क्या आ सकता है, स्थिर भी आ सकता है, क्योंकि आयरन हानि क्या होती है, स्थिर हानि होती है, जबकि कॉपर हानि क्या होती है, अस्थिर हानि। अस्थिर का मतलब समझ रहे, परिवर्तित, परिवर्तित, यानी कि ये लोड के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। यानी कि कॉपर हानि क्या है, लोड के साथ परिवर्तित है, जबकि आयरन हानि हमेशा क्या होती है, स्थिर होती है, हमेशा स्थिर होती है। इसका मान शून्य हो सकता है, लेकिन इसका मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोड के साथ निर्भर करेगा। अगर लोड का मान शून्य है तो इसका मान भी शून्य है, लेकिन इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है यहां से, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हानि का मान क्या होना चाहिए, तो कॉपर हानि व आयरन हानि दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये दोनों का मान बराबर है तो आपकी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर अधिक से अधिकतम दक्षता पर काम करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों आज अपनी जो हानि है, यानी कि हिस्टेरेसिस हानि, ये अपनी दोनों हानि कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे वायु घर्षण हानि, क्योंकि इस मशीनों के अंदर तीसरी हानि और होती है, वो होती है वायु घर्षण हानि। कौन सी हानि, वायु घर्षण हानि, ठीक है दोस्तों। उसके साथ में अपन उसके बाद में देखेंगे दक्षता, इसकी दक्षता का सूत्र क्या है, कितनी दक्षता होती है, ठीक है। क्लियर है, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है। अपन कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और अच्छा पढ़ाई करें। अच्छा, उसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट आराम से पढ़ सके। ओके, चलते हैं, बाय।